इकाई 1 के अंतर्गत पढ़ेंगे हम मैथिली शरण गुप्त। आइए सर्वप्रथम हम जानें मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। इनके जीवन परिचय से किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म सर्वप्रथम जानेंगे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त सन 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के छोटे से शहर चिरगांव में हुआ था। पहला प्रश्न बनता है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ? 3 अगस्त 1886 में। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में। आपसे अलग से प्रश्न भी पूछा जा सकता है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म किस गांव में हुआ? तो उत्तर होगा चिरगांव। चिरगांव झांसी, याद रखिएगा। इनका जन्म गहोई परिवार में हुआ था। अब गहोई शब्द का अर्थ पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश काल में गहोई शब्द किसे कहा जाता था, गहोई का क्या अर्थ हुआ करता था। तो ब्रिटिश काल में जो लोग व्यापार करते थे उन्हें मध्य भारत में जो व्यापारी वर्ग हुआ करता था उन्हें गहोई शब्द से परिभाषित किया गया। गहोई शब्द, छोटा सा प्रश्न बन सकता है कि गहोई शब्द का क्या अर्थ है, या ब्रिटिश काल में व्यापारियों को क्या कहा जाता था। तो ब्रिटिश काल में व्यापारियों को गहोई कहा जाता था। अब इनके जो पिता थे ये चूंकि व्यापारी थे, इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि ये गहोई गुप्त परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम रामचरण गुप्त था। इनकी माता का नाम कौशल्याबाई था और ये अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। साथ ही ये वैष्णव भक्त थे। वैष्णव किसे कहते हैं? भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं उन्हें वैष्णव कहते हैं। मैथिली शरण गुप्त का परिवार, उनके माता पिता वैष्णव भक्त थे। अतः मैथिली शरण गुप्त के जो संस्कार थे, उनके ऊपर जो पारिवारिक संस्कार पड़े उनमें वैष्णव भक्ति थी। अतः उनकी रचनाओं में भी यह असर दिखाई देता है, उसका प्रभाव हमें दिखाई देता है। मैथिली शरण गुप्त ने अपने घर पर रहकर ही शिक्षा प्राप्त की। स्कूल जाने में बड़ा डर लगता था, स्कूल जाते नहीं थे। अतः इनके माता पिता ने इनके शिक्षा की व्यवस्था इनके घर में ही कर दी थी और घर में रहकर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत और बंगाली जैसी भाषाओं को ज्ञान प्राप्त किया। और इनके शिक्षक कौन थे? प्रसिद्ध द्विवेदी युग के प्रसिद्ध लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम से द्विवेदी युग को जाना जाता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके शिक्षक थे, जो उन्हें घर पर ही हिंदी की शिक्षा प्रदान करते थे। और महावीर प्रसाद द्विवेदी आधुनिक हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण लेखकों में से एक थे। यह भी प्रश्न आ सकता है आपको कि महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी आधुनिक हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण लेखकों में से एक थे। तो यह था संक्षेप में मैथिली शरण गुप्त का परिचय, जो उनके बारे में जिसके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक जीवन का प्रारंभ सरस्वती पत्रिका से माना गया है। सरस्वती पत्रिका में उनकी रचनाएं, उनकी कविताएं प्रकाशित हुई। सन 1910 में भारतीय प्रेस द्वारा मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता रंग में भंग प्रकाशित हुई। जिस उनकी लेखन का मुख्य विषय रामायण एवं महाभारत से हुआ करता था। वे रामायण एवं महाभारत के कथानकों से प्रेरित होकर रचनाएं करते थे। उनकी जो यशोधरा नामक कृति है, उसमें गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा को उन्होंने केंद्र बिंदु बनाया है। यशोधरा के ऊपर कथानक लिखा है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित कविताओं के सबसे लोकप्रिय संग्रह में से एक है। भारत भारती ब्रिटिश कालीन कविताओं में से है। ब्रिटिश काल में जब हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा था, उस समय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से प्रेरित होकर मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की रचना की। और ऐसा माना जाता है कि भारत भारती में संग्रहित गीत, भारत भारती में लिए गए गीत या भारत भारती में ली गई कविताएं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए प्रेरणा का विषय बनी थी। और
एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है उर्मिला। उर्मिला जो खंड काव्य है वह किससे, उसका मूल कथानक किस पात्र से लिया गया है? तो रामायण के एक पात्र हैं उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह वेदना को उन्होंने उर्मिला खंड काव्य में वर्णित किया है। मैथिली शरण गुप्त को राज्यसभा सांसद भी रहे। इन्हें सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, इसके बाद मैथिली शरण गुप्त को भारतीय संसद में राज्यसभा का मानद सदस्य नियुक्त किया गया। राज्यसभा सदस्य रहने के बावजूद भी इन्होंने अपनी लेखनी को बंद नहीं किया। ये निरंतर लिखते रहे और ऊपरी सदन में भी अपनी राय को रखते रहे। इन्होंने अपने जो इनके विचार थे उन्हें संसद में प्रस्तुत करते थे। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 को हुई। 78 वर्ष की आयु में 12 दिसंबर सन 1964 को इन्होंने अंतिम सांस ली। मैथिली शरण गुप्त द्वारा कौन कौन से साहित्य की रचना की गई? इन्होंने महाकाव्य लिखा, जिस 2 महाकाव्य हैं, साकेत और यशोधरा। इन महाकाव्यों के नाम विशेष तौर पर पूछे जाते हैं। पहला है साकेत और दूसरा है यशोधरा। साथ ही इन्होंने खंड काव्यों की भी रचना की। ये इनके प्रमुख खंड काव्य हैं, जिनमें प्रमुख रूप से आपसे जो पूछे जा सकते हैं, जिनके नाम या जिनके लेखक का नाम पूछ लिया जाता है, कवि का नाम पूछा जाता है, जिनमें जयद्रथ रथ बध एवं चूंकि मातृभूमि कविता भारत भारती से ली गई है, अतः उसका उल्लेख जरूर किया जाता है कि मातृभूमि कविता किस खंड काव्य से ली गई है। तो मातृभूमि कविता भारत भारती से ली गई है। और इन्होंने कुछ नाटकों की रचना भी की, जिनमें प्रमुख हैं रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट, वीरहरणी, वैतालिक, शक्ति, सैरंध्री, स्वदेश, स्वदेश संगीत, हिडिंबा, हिंदू, चंद्रहास आदि इनके प्रमुख नाटक हैं। तो प्रमुख रूप से आप इनकी कृतियों पर ध्यान दें एवं इनके जन्म और इनके माता पिता के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं जिन पर आप ध्यान दें, बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, मातृभूमि किस युग की कविता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावाद एवं भक्ति काल। तो मैथिली शरण गुप्त चूंकि द्विवेदी युग के कवि हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय के कवि हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, अतः मातृभूमि किस युग की कविता होगी? द्विवेदी युग की कविता होगी। अगला प्रश्न है, मातृभूमि का वस्त्र या परिधान किसे कहा गया है? तो कविता आरंभ होती है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। अर्थात मातृभूमि ने कैसा वस्त्र धारण किया हुआ है? नीले आकाश को मातृभूमि का वस्त्र कहा गया है, अतः सही उत्तर क्या होगा? नीला आकाश। अगला प्रश्न है, मातृभूमि का मुकुट क्या है? तो मातृभूमि का मुकुट क्या है? सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। अगली पंक्ति है कविता की, तो यहाँ सूर्य और चंद्रमा को मातृभूमि का मुकुट कहा गया है। अगला प्रश्न चौथा पूछा गया है, चतुर्थ प्रश्न है, मातृभूमि की मेखला क्या है? मेखला का अर्थ होता है करधन, अर्थात करधन क्या है? तो रत्नाकर। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, अर्थात मातृभूमि, रत्नाकर का अर्थ होता है समुद्र, रत्नों से भरा हुआ। तो समुद्र जो है वह रत्नों से भरा हुआ होता है। तो मातृभूमि की मेखला किसे कहा गया है? किसे कहा है कवि ने? समुद्र को कहा है, रत्नाकर को कहा है। अगला प्रश्न है, मातृभूमि का मंडन या आभूषण किसे कहा गया है? नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है। तो
फूल और तारे जिनसे मातृभूमि सुसज्जित है। मंडन का अर्थ होता है सुसज्जित होना, श्रृंगार करना। तो मातृभूमि अर्थात धरती माता का श्रृंगार, मंडन, सुंदरता किससे बढ़ रही है? फूल और तारों से। कवि ने फूल और तारों को मातृभूमि का मंडन कहा है, जिस सुंदरता जिससे बढ़ रही है, श्रृंगार किया गया है। प्रश्न छठवां बनता है, कवि की राय में भारतवासियों की देह किससे बनी हुई है? तो यहाँ कवि ने कहा है, पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा। तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सूरज सार से सनी हुई है। तो भारत माता अर्थात मातृभूमि की मिट्टी से हम सब कुछ पाते हैं, इसी से हमारा पालन पोषण होता है, इसी के अन्न से हमारे शरीर का निर्माण होता है। अतः यहाँ 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला मांसपेशियों से, दूसरा मातृभूमि से अर्थात मिट्टी से, पंच तत्वों से, पुष्पों से। तो यहाँ कवि ने इस कविता में मातृभूमि की मिट्टी से ही हमारी देह के निर्माण की बात कही है। तो सही ऑप्शन होगा मातृभूमि से, मातृभूमि की मिट्टी से। अगला प्रश्न है, मातृभूमि किसकी सगुण मूर्ति है? तो यहाँ कवि कहते हैं, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। अर्थात सर्वेश का अर्थ होता है ईश्वर, जो सर्वशक्तिमान है। तो यहाँ 4 आपके सामने ऑप्शन है, जीवन की, ईश्वर की, आत्मा की, मनुष्यों की। तो सही उत्तर क्या होगा? ईश्वर की। मातृभूमि का प्रेम प्रवाह क्या है? जो नदियां बह रही हैं धरती पर, ये प्रेम प्रवाह का स्वरूप है। तो इसका सही उत्तर होगा नदियां। रत्नाकर शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? तो पहले ही बता चुके हैं, रत्नाकर अर्थात समुद्र। तो रत्नाकर का समानार्थी शब्द क्या है? समुद्र है। धूली, धूली का अर्थ होता है रज, धूल, मिट्टी। धूली का अर्थ है रज। मातृभूमि का सिंहासन क्या है? तो जैसा आप सुनते हैं अपने घरों में भी, अपने बुजुर्गों से सुनते हैं कि यह धरती जो है वह शेष नाग के फन पर टिकी हुई है। तो यहाँ भी सही उत्तर क्या होगा? मातृभूमि का सिंहासन कवि ने किसको बताया है? शेष नाग के फन को बताया है। मातृभूमि का अभिषेक कौन करता है? अर्थात जल कौन चढ़ाता है मातृभूमि पर? तो ये बादल, पानी के बादल, वर्षा के बादल जो हैं वह मातृभूमि का अभिषेक करते हैं, जिन्हें पयोद भी कहा जाता है और जिसका समानार्थी शब्द होता है बादल। कौन हमेशा मातृभूमि की स्तुति गीत गाते हैं? तो आप सुबह अगर उठते होंगे तो आपको मालूम है, सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट चारों ओर गूंजती रहती है, पक्षियों के समूह चहचहाते रहते हैं। तो यहाँ कवि कल्पना करता है कि ये जो पक्षी सुंदर सुंदर आवाज में बोल रहे हैं, ये मातृभूमि की स्तुति कर रहे हैं, उनके गीत गा रहे हैं। यहाँ सही उत्तर होगा पक्षियों का समूह। पक्षियों का समूह मातृभूमि की स्तुति करता है। अब बचपन में भगवान के समान, बचपन में कवि किसके समान सब सुख पाए थे? तो यहाँ कवि ने कहा है, परमहंस के समान सुख हमने पाए। परमहंस का अर्थ होता है भगवान, यानी जैसे सुख भगवान को प्राप्त होते हैं वैसे ही सुख बचपन में हमने मातृभूमि में पाए। इसी की धूल में हम खेल खेल कर बड़े हुए हैं। अगला प्रश्न आता है, कवि मातृभूमि के लिए क्या करना चाहता है? त्याग, साधना, तपस्या, आत्मसमर्पण। अर्थात अपना सब कुछ त्याग, आत्मसमर्पण का अर्थ होता है सब कुछ त्याग कर देना। तो कवि यहाँ अपना आत्मसमर्पण करना चाहता है मातृभूमि के लिए। मातृभूमि को और किस नाम से जाना जाता है? इसे हम वसुधा के नाम से जानते हैं। अब कुछ कवि के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। राष्ट्र कवि की उपाधि किस कवि को प्रदान की गई? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई। लेकिन यहाँ राष्ट्र मातृभूमि कविता के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की कृतियों में से कौन सा महाकाव्य है? तो यहाँ साकेत। 4 नाम दिए हैं, अगर यहाँ यशोधरा भी होता तो साकेत और यशोधरा हो जाता। ठीक है,
तो कौन सा है यहाँ? साकेत महाकाव्य है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा हुआ। आगे आता है मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ? तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 में हुआ। कहाँ हुआ? झांसी जिले के चिरगांव में हुआ। इनके पिता का क्या नाम था? सेठ रामचरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की भाषा क्या है? तो शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी में इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। अब गुप्त जी की रचना भारत भारती किस शैली में लिखी गई है? तो गुप्त जी की रचना भारत भारती उपदेशात्मक शैली में लिखी गई है। किस शैली में लिखी गई है? उपदेशात्मक शैली। इनका प्रसिद्ध छंद कौन सा है? प्रिय छंद कौन सा है? गुप्त जी का अत्यंत प्रिय छंद कौन सा है? वह हरिगीतिका। अब पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों से कौन निकट का संबंध रखता है? इस धरती पर जितने भी जीव जंतु, जितने भी प्राणी हैं, उनसे सबसे अधिक निकट का संबंध किसका है? तो वह है हमारी मातृभूमि। क्षमामयी तू, फिर खाली स्थान दिया हुआ है, क्षेममयी तू। यहाँ हमें इस पंक्ति को पूरा करना है। तो क्षमामयी तू, दयामयी तू, क्षेममयी है। अब प्रत्युपकार का तात्पर्य क्या होता है? जैसे उपकार है ना, उपकार के बदले किया गया उपकार, उपकार के बदले किया गया उपकार प्रत्युपकार कहलाता है। किसी ने हम पर उपकार किया है तो हम बदले में उसको क्या दे सकते हैं, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, वह है प्रत्युपकार। ध्यान रखिएगा। किसकी ममतामयी स्नेहपूर्ण गोद में कवि को मातृत्व का सुख प्राप्त होता है? तो मातृभूमि की गोद में कवि को अपनी माँ की गोद जैसा सुख प्राप्त हो रहा है, स्नेहपूर्ण गोद का सुख प्राप्त हो रहा है। तो ममतामयी स्नेहपूर्ण गोद कौन है? मातृभूमि की। जीवन का आधार कहलाने वाली वस्तुएं जैसे अन्न, जल आदि बिना प्रतिफल के कौन प्रदान करता है? कि हमें अन्न भी दे रहा है, फल भी दे रहा है, लेकिन उसके बदले में हमसे कुछ भी नहीं चाह रहा है। वह कौन है? वह है हमारी मातृभूमि। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें आप याद करिएगा, जिन्हें आप पढ़िएगा। ये प्रश्न पत्र में पूछे जा सकते हैं।